हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैप हैंड लर्नर्स चैनल। सो आज हम हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, सो लाइक हमने हेनरी फ्योल तो पढ़ा था कि ही इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जो है वो है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ओके, और जो हमारा टेलर है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है मैनेजमेंट में। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग शॉप मैनेजमेंट, पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने किस किस बुक को पब्लिश किया है या कौन कौन से प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए हैं? वो है शॉप मैनेजमेंट, यानी कि शॉप को मैनेज कैसे करना है, उसके ऊपर उनमें क्या प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो सब। पीस रेट सिस्टम, देखो पीस रेट सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक दो तरह के वेज प्लान होते हैं। वेज प्लान मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वेजेस देते हो, ठीक है। तो ये दो तरह के वेज प्लान होते हैं। फर्स्ट इज़ टाइम बेस्ड। ओके, वो टाइम बेस्ड क्या होता है कि एक मंथ हुआ आपको सैलरी मिल गई, दूसरा मंथ हुआ आपको दूसरे मंथ की सैलरी मिल गई। तो जो टाइम बेस्ड होता है वो होता है टाइम बेस्ड वेज प्लान। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान, की मतलब आपने इस महीने जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसके हिसाब से आपको उस रेट का प्राइस, यानी कि अगर मैंने इस बार एक जो यूनिट है उसका प्राइस है मार्केट में ₹9। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इस महीने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तो अब मेरे को लास्ट में कितने मिलेंगे? 10 इंटू 9 90। ओके, तो ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान, यानी कि मैं जितना प्रोड्यूस करूँगा उतना। अगर यहाँ मैंने 30 प्रोड्यूस किया होता तो मेरे को 270 मिल जाते अभी। ओके, सो ये 180 का मेरे को फ़ायदा और हो जाता। तो ऐसे होता है ये परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। तो ये हो गया सेकंड, परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान। अभी जो पीस रेट सिस्टम है ना, ये और कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड वेज प्लान की तरह ही आप अभी समझ लो कि पीस का जितना रेट होता है उसके हिसाब से आपको वेजेस दे देते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके। अब वो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वही अब हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए इतनी चिंता की बात नहीं। He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management as opposed to rule of thumb. ये रोल नहीं रूल होगा, सॉरी, as opposed to rule of thumb. वो कह रहा है कि इस पॉइंट में कि जो रूल ऑफ थंब है या तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड है कि तुम प्रिंसिपल को अप्लाई करके देख लो, लग गया तो ठीक वरना लग गया तो तीर वरना निशाना, वो वाला जो सीन है वो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, एम्फेसाइज या अडॉप्ट नहीं होता। जो टेलर है वो साइंटिफिक मेथड्स को ही अपनाना चाहता है मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कि कम ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ अप्लाई करे, एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट मीन्स knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, मतलब मैन मतलब यहाँ पे है वर्कर्स। तो आपको जानना है सबसे पहले तो खुद कि आप अपने वर्कर से क्या करवाना चाहते हो, और अगर आप ये पूरी तरीके से जानते हो कि आपको अपने वर्कर से क्या काम कराना है, तो ये देखो कि वो उसे बेस्ट और चीपेस्ट वे में करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, कि क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाए लेकिन प्राइस भी कम मिले। ऑब्वियसली आप लोग जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखोगे तो वो आप लीस्ट ही चाहते होंगे, मतलब आपको हमेशा अपने रॉ मटेरियल जो जिससे आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है वो आपको लो ही चाहिए, क्योंकि उसके अगर वो लो होगा जितना, तो आप उसके हिसाब से प्रॉफिट चार्ज कर सकते हो। लाइक पहले रॉ मटेरियल 10 रुपीज़ का आता था, उसकी वजह से आप उसे मार्केट में 40 रुपीज़ का बेचते थे, बट अब वो रॉ मटेरियल 10 की जगह 5 में आने लग गया। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अभी भी उसे 40 पे बेचोगे या आप उसे कम करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे 40 पे बेचोगे तो आपका प्रॉफिट 5 रुपये से और बढ़ जाएगा, है ना। तो यही है कि आप हमेशा चीपेस्ट वे में ही या चीपेस्ट प्राइस पर ही डील करना चाहोगे, डैट इज़ हेयर ₹5। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वो ये कह रहा है कि आप जो आपके साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं ना, चाहे अमेरिका हो, यूएसए हो, कनाडा हो, इंडिया हो, हर जगह आपके जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो फिक्स्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जितना यहाँ पर है वो अमेरिका में कम है,
मतलब ग्रेविटेशन एनर्जी, वो जो भी होता है, मतलब वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वो आपके लॉज अलग नहीं होंगे, वो ही होंगे, ग्रेविटी वहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ये जो साइंस के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, नॉट हिट एंड ट्रायल मेथड। ये नहीं होता कि यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, चल जाता है तो ठीक है प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता है। साइंस के प्रिंसिपल हर जगह चलते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट रूल ऑफ थंब। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. The method so developed should substitute rule of thumb throughout the organization. Scientific method involved investigation of traditional methods through work study, unifying the best practices, and developing a standard method which would be followed throughout the organization. And last, it will result in tremendous saving of human energy as well as less wastage of time and materials. अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेलर ऐसा मानते हैं कि ये एक ही बेस्ट मेथड होना चाहिए एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करने का। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाने का ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, उसके लिए बस एक ही बेस्ट मेथड होना चाहिए। ये नहीं तरह तरह के मेथड तुम अप्लाई करके देख रहे हो जैसे हेनरी फ्योल ने काम कर दिया था, वो नहीं होता। टेलर फिक्स काम में मानते हैं। द मेथड सो डेवलप शुड सब्सिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। वही वो कह रहे हैं जैसे हेनरी फ्योल रूल ऑफ थंब अप्लाई करता था, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करता था, वैसा टेलर नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन मतलब उसमें देखो कि आप क्या उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल मेथड है। अब जो पहले टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती थी, क्या अभी भी वही आती है? पहले तो वो नोकिया 1100 आता था और अब देखो आईफोन तक आ चुके हैं, है ना। तो हमने इन्वेस्टिगेट किया कौन कौन सी चीज़ें इंसान को अब ज़रूरत पड़ सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि नीड्स एंड वांट्स लोगों की बढ़ती जा रही है। ठीक है, नए नए क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स को आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस लाओ। इसका मतलब ये है बेस्ट मेथड्स लाओ जिसकी वजह से काम और एफिशिएंटली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले तो सारी चीज़ें हाथ से होती थी, लेकिन अब नई नई मशीनें आ रही है। क्यों आ रही है? इंसान का काम आसान करने के लिए। ठीक है, यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डेवलपिंग अ स्टैंडर्ड मेथड, और एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप कर लो। मतलब एक कि ये जो काम है वो इसी मेथड के साथ होना चाहिए, इसी स्टैंडर्ड मेथड के साथ ही होना चाहिए। मतलब ये मेथड फिक्स है कि ये काम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो एक ये मेथड डेवलप कर लो और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा, यही मेथड। ठीक है, तो वो यही देख रहे हो ना आप मेरी बातों से सुन के कि जो टेलर है वो बस यही चाहते हैं कि ये काम ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेथड हो ही नहीं सकता, सिर्फ यही मेथड अपनाएगा हर एक बंदा, हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे क्या होगा? ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी सेव होगी। अब वो कैसे होगी कि ह्यूमन दूसरे मेथड्स की तरफ भागेगा नहीं, जो उसे इस मेथड को करने के लिए चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, वो सिर्फ अपना काम करेगा, वो सिर्फ वो चीज़ें मंगाएगा जो इस मेथड को करने के लिए चाहिए। ठीक है, एज वेल एज लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटीरियल्स। नए नए मेथड ढूंढने के लिए उसे नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, मटीरियल वेस्टेज नहीं होगी, टाइम की भी वेस्टेज नहीं होगी। ओके, सो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ ब्रॉट अबाउट ड्रामेटिक improvements in internal efficiencies and customer satisfaction. Example, rule of thumb required that standard time to do a job is decided by the managers on the basis of his past experience. And Taylor insists that standard time for a job should be set up scientifically by performing time study, and then days target should be fixed. आई थिंक ये जो इंटरनेट वाला थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट इन्होंने दे रखा है, ये मैंने अभी आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो नीचे वाला एग्जांपल है ना, इसमें बहुत सारी इसकी टेक्निक्स के वर्ड आ रखे, लाइक टाइम स्टडी और बाकी रूल ऑफ थंब, स्टैंडर्ड टाइम, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको आगे जाके क्लियर अपने आप हो जाएगी। तो मैं अभी के लिए इसको होल्ड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको टाइम स्टडी पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं वापस इस एग्ज़ाम्पल पे आऊँगा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है इस एग्ज़ाम्पल का मतलब। अभी के लिए तो मैंने आई होप जितना मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक फ़िक्स मेथड होना चाहिए, वो ही है इस प्रिंसिपल का मतलब। तो इसको हम टाइम स्टडी के बाद डिस्कस करेंगे जब हम टेक्निक्स करेंगे। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवॉल्यूशन। देखो, मेंटल रिवॉल्यूशन इज़ द की वर्ड। केस स्टडी आती है,
केस स्टडी में कहीं भी अगर मेंटल रिवॉल्यूशन आ रखा हो तो वो यही है, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब वो क्या कह रहा है, देयर शुड बी कंप्लीट हारमनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ये कह रहा है कि ये कंप्लीट हारमनी, यूनिटी और काइंडनेस होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच। उन्हें दोनों को पता होना चाहिए, दोनों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू अचीव दिस स्टेट, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. It means management and workers should transform their thinking. अब वो ये कह रहा है कि टेलर जो है उसे एक कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। मतलब मैनेजमेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे बड़ा दादा हूँ यहाँ का, मेरे बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। और वर्कर्स को भी ज़्यादा ईगो में नहीं रहना चाहिए, हम कर लेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या उखाड़ लेंगे, हमारे बिना कुछ नहीं है ये। तो ऐसी ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए दोनों में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द कंपनी इफ़ एनी विद द वर्कर्स। तो ये आई होप ये तो समझ आ ही गया होगा कि मैनेजमेंट को अपना प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैनेजमेंट वर्कर्स के साथ अगर प्रॉफिट बांट रही है तो वर्कर चुपचाप अपनी जेब में प्रॉफिट रख के भगते बने घर की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए और कंपनी के अच्छे के लिए आइडियाज़ देने चाहिए, सजेशंस देने चाहिए। इनिशिएटिव, जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमने पहले डिस्कस किया था, वो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। और वो विलिंग होने चाहिए कंपनी की तरफ, कंपनी की ग्रोथ की तरफ। ओके, सो एग्ज़ाम्पल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन जापान। देखो ये एनसीईआरटी में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में जनरली जो पेपर होता है आपका बिजनेस स्टडीज़ का, वो एनसीईआरटी से ही आता है। और एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ठीक है। आप अपने सैम्पल पेपर्स में भी जाओगे तो आपको सैम्पल पेपर इतने अच्छे मिलने नहीं वाले, क्योंकि कोविड की वजह से बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम लास्ट 2 साल में तो हुआ ही नहीं है। अभी भी ये जो नया बैच आया है, सॉरी ये जो अभी इससे पहले वाला बैच था 22 वाला, अब इनके अप्रैल मई में एग्ज़ाम्स है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते इनके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं या क्या सीन है। बट 2020 का बिज़नेस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2021 का तो एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए, ठीक है। तो बिज़नेस स्टडीज़ का जो सैम्पल पेपर आपको लास्ट मिलेगा वो मिलेगा 2019 का, और उसके बाद पैटर्न में बहुत चेंज आ चुका है। तो आप एनसीईआरटी या आप कोई और बुक जो रेफरेंस के लिए आपकी स्कूल टीचर बताया वो करो, लेकिन पेपर जो है एनसीईआरटी में से ही आता है। तो ये होता है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन जापान। Prosperity for the employer cannot exist for a long time unless and until it is accomplished by prosperity for the employees and vice versa। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि तुम अगर एम्प्लॉयर की समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी नहीं रह सकती लंबे समय तक जब तक तुम अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी यानी कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे। एम्प्लॉयर की ग्रोथ कैसे होगी, कंपनी की ग्रोथ से ही। तो वो कंपनी की ग्रोथ जो है वो लंबे समय तक तब तक नहीं रहेगी जब तक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा। एम्प्लॉय की ग्रोथ के बारे में सोचेगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे और अच्छे से काम करेंगे और प्रॉस्पेरिटी होगी ही कंपनी की। मेंटल रिवॉल्यूशन, it involves a change in the attitude of the workers and management towards one another from competition to cooperation. Both should aim to increase size of surplus. तो मेंटल रिवॉल्यूशन क्या कहता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों के एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के लिए, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच कंपटीशन ना होके कोऑपरेशन आना चाहिए, कोऑपरेशन आना चाहिए, कंपटीशन नहीं आना चाहिए। और बोथ शुड एम टू इंक्रीज साइज और सरप्लस, दोनों प्रॉफिट बढ़ाने के बारे में ही सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि प्रॉफिट अगर बढ़ गया वर्कर्स की मेहनत से तो एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट प्रॉफिट लेके भग जाए, नहीं। शेयर करो गेन्स ऑफ द कंपनी को, प्रॉफिट को शेयर करो विद द एम्प्लॉयज़। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। फॉर टुडे दिस इज़ ऑल। I hope you liked my lecture. Please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. And follow my Instagram channel. I have given the link in the description box. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.